नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। बहुत ध्यान से नहीं देखोगे तो लगेगा दोनों एक ही शब्द। इम्यूनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपके अंदर बीमारी से लड़ने की क्षमता है। यानी इम्यूनाइजेशन इज ए प्रोसेस जस्ट टू इनहेंस योर इम्यूनिटी, वो है इम्यूनाइजेशन। और वैक्सीन एक प्रकार की प्रिपरेशन है। ये जो टोटल कॉन्सेप्ट है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी वाला, जो मेमोरी सेल्स था उसी पर बेस्ड है। बड़ा कॉमन सा लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इट इज बेस्ड ऑन। वो चार्ट फिर चाहिए आपको, मैं बनाऊंगा नहीं लेकिन याद होना चाहिए। बेस्ड ऑन मेमोरी या मेमोरी सेल्स, जो आपको मुनासिब लगे तो यूज कर लीजिए। जिसमें आप कहते थे पहली बार अटैक करता था तो सर मेमोरी बन जाती थी, वही पैथोजन दोबारा अटैक करेगा तो भैया पहचान लेता और गलत दबा देता। यही पढ़ा ना? तो यस, पहले हम जानेंगे वैक्सीन है क्या, तब वही डेवलप करेगी। तो वैक्सीन एग्जैक्टली क्या है? तो वैक्सीन इज ए प्रिपरेशन, वैक्सीन इज अ प्रिपरेशन हैबिट। नंबर 1, या तो एंटीजेनिक प्रोटीन्स होती है या वीकेंड जर्म होते हैं, वीकेंड जर्म। और तीसरा है देयर इज अ लाइव एटीन्यूटेड जर्म। अब ये तीन चीजें समझने के लिए पहले जान लें। जैसे मान लीजिए हमने ट्यूबरकुलोसिस वाला बैक्टीरिया पकड़ा, ये नाम रखा उसका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलर। अब हम सबको पता है ये बैक्टीरिया जो होता है रॉड शेप का होता है, तो मैं रॉड जैसी फीलिंग ला रहा हूं। इनको हमने बुलाया भाई यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, तो आ गए। और कब तुम क्या कह सकते? तो उनका हम भैया 2 काम करते। हमारे अंदर 2 चीजें हैं, एक जहर भरा है ये, जिससे हम आपके अंदर बीमारी कॉज करते हैं, जिसको आप लोग अपनी वैज्ञानिक भाषा में टीबी कहोगे। दूसरा हमारे पास एक और चीज है, एंटीजन। इस जब हम तो जाएंगे तो पूरा पूरा अंदर जाएंगे ना, तो ये हमारे पास जो है एक टॉक्सिक केमिकल है, ये वाला। बहुत ध्यान से सीखिएगा सब, दोबारा आपको कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। टॉक्सिक केमिकल है हमारे पास। इस टॉक्सिक केमिकल की वजह से हम पैथोजेनेसिटी क्रिएट करेंगे, यानी आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे, जिसे आप किसी सिम्टम्स के आधार पर बीमारी के नाम से इंगित करेंगे। लेकिन एक दूसरा हमारे पास और केमिकल है। ये ऐसा केमिकल है दैट इंड्यूसेस इम्यून सेल्स टू स्टिमुलेट, क्या स्टिमुलेट हटा दीजिए, टू फॉर्म एंटीबॉडीज। यानी यहां पर हमारे पास 2 चीजें हैं। मैं आपके अंदर जाऊंगा तो आपको सो कॉल्ड बीमार भी करूंगा, जैसी आप हमारी पैथोजेनेसिटी होगी। और दूसरा हमारे पास ऐसा केमिकल है कि हम आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बनवाएंगे, यानी इम्यून रिस्पॉन्स करेंगे। तो हमने कहा भैया इसका नाम हम बदल लें, तो कहा बदल लो। कहा तुम्हारा इसका नाम हो जाएगा एंटीजन, क्योंकि इसी की वजह से एंटीबॉडी बन रही है। और एंटीजन का जो टेक्निकल नाम रखा गया वो इसलिए रखा ही गया है, एंटीबॉडी जनरेटिंग फैक्टर। जनरेटिंग फैक्टर, दुनिया का कोई ऐसा केमिकल जिसके अंदर क्षमता हो आपके इम्यून सेल को स्टिमुलेट करने की और एंटीबॉडीज बनवाने की, तो वही कहलाएगा एंटीजन। इसलिए दुनिया के सारे केमिकल एंटीजन नहीं तो आप दिन भर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल क्या नहीं खाते हो, लेकिन उनके अंदर एंटीजेनेसिटी नहीं है।
भाई रोटी आप खा रहे हो तो क्या अंदर जाके एंटीबॉडीज रोटी के अगेंस्ट बन जाती है क्या? नहीं बनती, क्योंकि उसके अंदर एंटीजेनेसिटी नहीं, इनके अंदर एंटीजेनेसिटी है। सर ये ढक्कन हम खा लें तो सर इसके अंदर एंटीजेनेसिटी नहीं है, तो ये हम खा लेंगे तो शरीर में नुकसान ही होगा, खाली एंटीबॉडीज नहीं बनेंगे। हो सकता है आंत में कहीं फंस जाए और नहीं तो हो सकता है निकले। कई लोग सिक्का उक्का नहीं खा लेते हैं, सुबह लोग कहते हैं कहाँ जा रहे हो, जरा हम भी चलेंगे, सिक्का निकलेगा। तो वो उसके अंदर एंटीजेनेसिटी नहीं है। तो ये वर्ड जरूर ध्यान रखिएगा कि जो पैथोजन है उसकी पैथोजेनेसिटी किसी अन्य वजह से है और एंटीजेनेसिटी किसी अन्य वजह से। क्लियर? इतना क्यों बोला हमने? इसका नेचर पूछा जाता है कि भैया एंटीजन का नेचर बताओ, क्योंकि इसका नेचर तो सारी दुनिया जानती है, फोटो बना बना के जानती है, कहती भैया तुम लोग प्रोटीन हो, H2L2 हो, डाइसल्फाइड बॉन्ड हो, सब पढ़ेंगे, इसका बता दीजिए। एंटीजन का नेचर कुछ भी हो सकता है। वो आपने एक प्रकार का एंटीजन पढ़ा था जिसको आपने कह दिया था पॉलीसेकेराइड, दैट्स अ टाइप ऑफ एंटीजन, ब्लड एंटीजन। लेकिन अभी तो मैं ब्लड एंटीजन नहीं पढ़ा रहा हूं, दुनिया का कोई ऐसा केमिकल, बस उसके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए, तो उसका नेचर पॉलीसेकेराइड भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, फैट भी हो सकता है। सिर्फ नेचर फिक्स मत करिए। जैसे आप बोलेंगे स्टूडेंट कैसा हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, सरदार भी हो सकता है, अलग अलग और कास्ट आप बता सकते हैं। स्टूडेंट बस मतलब स्टूडेंट का मतलब जो सीखने की प्रवृत्ति रखता है वो स्टूडेंट है। मैं भी स्टूडेंट हूं और आप भी स्टूडेंट हैं, बस यही तो डेफिनेशन है। लेकिन अगर आप नाम बता दो कि भैया सुना है कमलेश एक स्टूडेंट है, वो कैसा है, वो पुरुष है, हिंदू धर्म को बिलोंग करता है, तुरंत आप स्पेसिफाई कर दो। तो जब आपने एक एंटीजन का नाम कहीं पढ़ लिया था, ब्लड एंटीजन, उसको बता दिया भैया कि तुम लोग पॉलीसेकेराइड। लेकिन ऐसा थोड़ा दुनिया का सारा स्टूडेंट पुरुष ही होगा और सारा स्टूडेंट हिंदू ही होगा, ऐसा तो नहीं है। यही अंतर है इसमें, और इसीलिए गलत ही होता है, क्योंकि वहां इतना जम के पढ़े होते हैं, एंटीजन बोले तब से लगा पॉलीसेकेराइड, जब ब्लड एंटीजन पूछूंगा तब पॉलीसेकेराइड बता देगा। जब मैं सिर्फ एंटीजन पूछूंगा तो सर कुछ भी हो सकता है, यानी कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है और फैट भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, और भी कुछ जानते हो तो दोनों मिलकर कुछ हो। बस एक क्या क्षमता हमको चाहिए कि आप एंटीबॉडी बनाने की क्षमता रखते हैं। अब एंटीजन क्लियर हो गया। एंटीजन के अंदर एपीटोप होता होगा, वो आप पढ़ा चुके हैं, अगर एंटीजन है तो एपीटोप होता होगा। अब इस ट्यूबरकुलाई को हम लोगों ने इनसे जाना कि भाई इनके पास केमिकल है, तो ये रहा, तो हमने एंटीजेनिक प्रोटीन ले ली वैक्सीन के अंदर, इस केमिकल को निकाल लिया और इसी को इंट्रोड्यूस कर दिया। वैक्सीन में आप सिर्फ एक केमिकल निकाल दो और यही इंट्रोड्यूस कर दो तो क्या बीमारी होगी आपको? नहीं होगी, क्योंकि इस केमिकल के अंदर पैथोजेनेसिटी नहीं है। पूरा दिमाग बोर्ड पे रखना कि इस केमिकल को अगर हम निकाल लें और निकाल के सीसी में भर के सुई में डाल के आपके शरीर में डाल दें तो क्या आपको बीमारी होगी? नहीं, इस केमिकल की प्रॉपर्टी ही नहीं है बीमार करना आपको, इसकी प्रॉपर्टी है एंटीबॉडी जनरेट करना। तो जब ये केमिकल आपके शरीर में जाएगा दैट विल जनरेट द एक्टिविटी। क्लियर? तो आपने कहा वैक्सीन में या तो ये ले लें या वीकेंड विजन। हमने इनको बुलाया, कहा भैया क्या क्या करोगे? वो कहेगा बता नहीं रहे इतनी देर से कि हम दो काम करेंगे, पैथोजेनेसिटी भी करेंगे और इम्यूनिटी भी डेवलप करेंगे। दो तमाचे मारे खींच के, तो दो काम क्यों करोगे? उसने कहा भैया हमारे पास दो चीजें, तो हम दो काम करेंगे। हम गुस्सा हुआ, हमने गला दबा दिया, उसका मर गया। अब ये मर गया तो अब पैथोजेनेसिटी कर पाएगा? मर गया, उसकी लाश को सीसी भरा और घुसेड़ दिया। वीकेंड यानी इसी को कहते हैं डेड जर्म वैक्सीन। उस वैक्सीन की उस जर्म की लाश आपके शरीर के अंदर डाल दी,
तो वो मल्टीप्लाई तो नहीं कर पाएगा ना, तो टॉक्सिसिटी समाप्त, लेकिन भैया के पास एंटीजेनेसिटी तो है। ये दूसरी वैक्सीन, इनके एग्जाम्पल नहीं पढ़ने, एनसीईआरटी ऐसी ही है, एक लाइन में तीनों शब्द लिख दो, कुछ नहीं समझाया। तो या तो वैक्सीन के अंदर एंटीजेनिक प्रोटीन होगी, रिसेप्टर प्रोटीन निकाला, या उसके अंदर वीकेंड या डेड जर्म, किसी को इनएक्टिवेटेड जर्म भी कह देते हैं। तीसरा, फिर इनको बुलाया कि भैया बताओ, उनका भैया बताओ क्या, इतनी देर से बता रहे हैं, मार डाल रहे हैं, हम दो काम करते हैं। तो हमने कहा देखो मारेंगे नहीं, तुम्हारी जान चली जाती, तुमको बड़ा दुख होता है, तुम बीमारी मत कॉज करो। अरे ऐसे कैसे ना कॉज करो, हमारा नेचर है ये, हम बीमार तो करेंगे ही करेंगे, दो तमाचे खींच के मारेंगे। तुमने कहा फिर मारने लगे हमको, अभी तो मार दिया था, आपने कहा था नहीं मारेंगे, मैंने कहा इसलिए तो कह रहे हैं भैया ये मत कॉज करो। फिर वही बताता है भैया हम तो पढ़ा रहे हैं इतनी देर से, दो काम करेंगे, फिर मार मार के कूद कूद के उसका मुंह कुचल देते, अब मुंह टेढ़ा हो गया उसका। अब क्या करोगे, थोड़ी सी बीमारी कॉज करेंगे, थोड़ी सी क्यों कॉज करोगे, फिर मारा कूद कूद के कोमा फेज में चला गया। अब तो बोले नहीं रहा कुछ, मैं बोल क्या करोगे सर, यस जिंदा है लेकिन एटीन्यूटेड फॉर्म में, इस स्वरूप में है कि जो आपको बीमार ना करे, इसे कहते हैं लाइव जर्म वैक्सीन। तो वैक्सीन 3 ही प्रकार की है, पैसे हटा दिया मैंने, वैक्सीन बोले तो यही रहेगा, या तो वैक्सीन के अंदर एंटीजेनिक प्रोटीन होगी, या वीकेंड या डेड जर्म या इनएक्टिवेटेड जर्म वैक्सीन होगी, या लाइव या एटीन्यूटेड जर्म। क्लियर हो गया? ठीक। अब आप थोड़ा सा इसमें यही पॉइंट डाल लीजिए कि अब हम ये वैक्सीन आपके अंदर डालें तो तीनों ही सूरत में आपके अंदर एंटीजन होंगे, और ये एंटीजन होंगे तो आपके अंदर प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स करेंगे, एंटीबॉडीज बनवाएंगे थोड़ा सा, लेकिन जरूरी है मेमोरी पॉइंट्स। दीज वैक्सीन जो आपने वहां लिखा, स्टिमुलेट इम्यून सेल्स to form antibodies along with, तो चार्ट में रहिए आपको सब दिखेगा, along with memory cells। और ऐसी आपने पूरी कहानी पढ़ी है जिसे आप कहते थे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। पहली बार एंटीजन आया तो हमने सर पहली बार रिस्पॉन्स किया, लेकिन अब मेमोरी सेल बनवा लो। आप बीमार हुए क्या? बीमार हुए नहीं, बीमार हुए क्योंकि या तो आपने खाली एंटीजेनिक प्रोटीन ली थी, या आपने इसका जान ले लिया था, या आपने कहा था कि हम तुम्हें कोमा फेज में डाले देंगे। तो तीनों ही सूरत में पैथोजेनिसिटी समाप्त कर दी ना आपने। क्लियर? अब सर मेमोरी सेल बन गई। अगर सेम पैथोजन रीअटैक करे, सचमुच आ जाए ट्यूबरकुलाई बैक्टीरिया, तो हमारे पास मेमोरी सेल्स बनी हुई है पहले से, वो सीधे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स करेगी। यानी इफ सेम पैथोजन, अब तो पैथोजन नाम दे, सेम पैथोजन रीअटैक्स, memory cells rapidly respond। कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? वाया सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। पूरा मैकेनिज्म आप जानो, और इसका नतीजा क्या होगा? टू फॉर्म हाईली इंटेंस एंटीबॉडीज।
to act against पैथोजन। क्योंकि अब आपने पहले से ही मेमोरी सेल बना के रखी है, ठीक है। इफ सेम पैथोजन जिसके खिलाफ आपने मेमोरी सेल बना रखी है सचमुच अटैक करेगा, तो हमारी जो पहले से मेमोरी सेल बनी हुई है जो जल्दी से रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होना है, और जल्दी से रिस्पॉन्ड करेंगे तो ढेर सारी मात्रा में एंटीबॉडीज बनवा देंगी और वो जाकर के उस पैथोजन के खिलाफ काम करेंगे। तो पैथोजन की पैथोजेनिसिटी कमजोर पड़ जाएगी, या तो न्यूट्रलाइज ही कर देंगे उसको, तो आपको बीमारी होगी ही। और अगर न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे तो सर वो उसको काफी बेअसर कर देंगे। तो सर हमको बीसीजी का टीका लगा हुआ है और आज तक टीबी नहीं है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस। आप में से भी शायद ही किसी को टीबी हुई है, लेकिन सबको बीसीजी का टीका लगा। तो यही वैक्सीन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसमें दो शब्द और चढ़ा दें। ये हम आपको एग्जाम्पल नहीं रटा रहे हैं कि कौन सी वैक्सीन क्या है, ये मैंने अभी आपको एक नाम दिया है तो वो चाहते थे जरूर याद हो जाए। जो हमारे पास ये लाइव एटीन्यूटेड है, इसका एग्जाम्पल एक याद कर लीजिएगा, ओटीपी। ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो लाइव एटीन्यूटेड जर्म वैक्सीन है। और जो वीकेंड जर्म वैक्सीन की बात की गई थी, एंड दिस इज द आईपी, एक का नाम था साक वैक्सीन, एक का नाम है सालिन वैक्सीन। ऐसे सारी वैक्सीन को बताया जा सकता है, बट इट इज स्टिल नॉट इन योर सिलेबस, इसे डोंट ट्राई टू लर्न। मैंने सिर्फ पोलियो ड्रॉप का जिक्र किया था, इसलिए इन दोनों को बता दिया। याद नहीं करना, याद सिर्फ ये करना है कि वैक्सीन में आइदर प्रोटीन, आइदर वीकेंड जेल, ये एटीन्यूटेड। जब पैसिव वैक्सीन का जिक्र होगा तब आप पैसिव इम्यूनाइजेशन वाली वैक्सीन बताइएगा। क्लियर हो गया? अब जरा दूसरा बात देखिए, ये तो वैक्सीन की बात की कि भैया जब वैक्सीन कहोगे तो उसमें यही तीन चीजें होंगी, लेकिन एक वैक्सीन और भी होती है जो अभी आपने पढ़ी। समटाइम वैक्सीन कॉजेज अ पैसिव इम्यूनाइजेशन, समटाइम, लेकिन वो वैक्सीन ही अलग है। सम टाइम्स वैक्सीन causes passive immunization। अभी पढ़ाया था इसको, पूरा वहीं पढ़ा दिया था। तो इनमें ये चीजें नहीं होती जो पैसिव इम्यूनाइजेशन करती हैं। उनमें क्या होती हैं? हैविंग प्री-फॉर्म्ड एंटीबॉडीज। और इन वैक्सीन का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं when we got infection with a deadly poisonous germ। ऐसे जर्म हैं जो आपको 100% जानलेवा है, तब हम बात इसकी करते हैं। हमें कहीं कट जाता है और टिटनेस की संभावना होती है, तब कहते हैं सुई लगवा लो भैया जल्दी से, पहले से नहीं लगवाए घुमा कर। कुत्ता काट लेता है तो कहते हैं जल्दी जाओ और सुई लगवा लो, क्योंकि वो डेडली पॉइजनस है। लेकिन ये वर्ड ऑन जनरल वैक्सीन में इस्तेमाल नहीं होता है। यूजुअली आप यही शब्द बोलोगे, बेस्ड ऑन द मेमोरी सेल वैक्सीन क्रिएट्स एक्टिव इम्यूनिटी। और यहाँ पर जब तक इसे कहा ना जाए, इसे बता मत आइएगा। अब इसके एग्जाम्पल तो वही हैं, तो हम अब फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे, आपको याद ही नहीं। क्लियर हो गया? तो इस पे वक्त नहीं दे रहे हैं, समझ में आ रहा है? अब एक और जिक्र है, आपकी किताब में लिखा नहीं है लेकिन वो एक लाइन छूट रही है। जिस वैक्सीन का जिक्र हम लोग कर रहे हैं, चाहे बीसीजी हो, ओटीबी हो, डीपीटी हो, एमएमआर हो, यही कॉमन वैक्सीन हमारे यहाँ, वो जो पन्ना मिलता है ना बराबर में, तो उसमें यही सब वैक्सीन होती है। गिनी गिनाई 6-7 आपकी बेसिक बीमारी, डीपीटी डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, एमएमआर मम्प्स, मिजल्स, रूबियोला, और बीसीजी, आईपीवी, ऐसे ये सब फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। तो जरा वो शब्द सुनिएगा ध्यान से, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। ये शब्द लिखा नहीं आपने, लेकिन इसके आगे एक बात कह दी गई। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन जो है वो कन्वेंशनल वैक्सीन है। कन्वेंशन का मतलब जो काफी दिनों से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे देश में प्रचलन में भी।
सरकार भी लगवा देती है इसमें से। अब इसके नाम वही हैं जो आप जानते हो, यूजुअली वही नाम लिख रहा हूँ, कुछ कंफ्यूजन ना होने पाए। IPV, OPV, DPT, MMR, BCG, ये सब फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। इनकी एक प्रॉब्लम है, दे नीड द कोल्ड चेन। जिस दिन से फैक्ट्री में बनती हैं और जब तक डिलीवर नहीं हो जाती हैं आपके शरीर में, दे शुड बी केप्ट एट द पर्टिकुलर लोअर टेम्परेचर। कम से कम आपने पोलियो ड्रॉप पिलाने वाले को तो देखा होगा, इतना बड़ा बक्सा लिए साइकिल से आते हैं तो साइकिल का संभाले नहीं संभालता, और वैक्सीन की छोटी सी होती है, जब वो निकालते हैं तो लगता है बक्से से कोई बड़ा सा जोमेटो वाला आता है। तो वैसा नहीं होता है, इनके पास इतनी बड़ी है तो वो पिला के निकाल लेते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा बॉक्स है जिसमें धूप का प्रभाव नहीं पड़ता, अंदर टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ये जरूरी है, तो अगर वो टेम्परेचर वाली चेन टूटी तो लाइव कब एक्टिव हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं दुधारी तलवार होती है, अगर कोल्ड चेन टूट गई तो जो नहीं होना है वही होगा। इसीलिए ये सारी वैक्सीन अमेरिका में 2000 से बंद है, नहीं लगाई जाती, हम लोग को लगाई जाती। दूसरा है सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, इसका जिक्र आपकी किताब में किया गया। अब हम ये नहीं कह रहे हैं पहली वाली वैक्सीन खराब है, अच्छी है, बशर्ते उसके सारे रूल्स फॉलो किए जाए। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन थोड़ी अलग है, इसको हम लोग कहते हैं एक ऐसी वैक्सीन है जिसको हमने बायोटेक्नोलॉजी से डेवलप किया है, दैट इज डेवलप्ड बाय, ये नाम दिया होगा, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, वैसे कई नाम हो सकते थे इसके, आप बायोटेक्नोलॉजी भी लिख दो तो चलेगा, और नहीं तो जेनेटिक इंजीनियरिंग तो कह ही सकते। तो ये दूसरी वैक्सीन, इस वैक्सीन की खूबियां जान लीजिए। दीज आर द सेफर। ये सेफर शब्द लिखने का मतलब है कि इसका मतलब पहले वाली थोड़ी गड़बड़ है, तो उसके पीछे वही अध्याय जुड़ा हुआ है कोल्ड चेन। क्योंकि आप सोचे गांव कई ऐसे भी हमारे देश में जहां बिजली खंभे ही नहीं है, आज आजादी के 80 साल बाद, तो थोड़ा बर्फ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सेफर लिख करके बता रहे हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन है वो थोड़ी गड़बड़ थी। इस्तेमाल हम लोग वही कर रहे हैं, जरा स्थिति देखिएगा। जैसे हम लोग इनसे बात करें, ये वैक्सीन बने कैसे? एक वायरस है आपके पास, इसका नाम है हेपेटाइटिस बी वायरस। अब इस वायरस से भी हमने बुला पूछा, भाई साहब बताओ, तो उन्होंने अपनी कहानी बता दी। हमारे पास दो चीज है, पैथोजेनेसिटी और एंटीजेनेसिटी। दो केमिकल है ना भाई के पास, एक पैथोजेनेसिटी वाला केमिकल है और एक एंटीजेनेसिटी वाला केमिकल है। ये समझ में आ रहा है ना? तो ये एंटीजेनेसिटी वाला केमिकल है, ये एंटीजन है और ये केमिकल टॉक्सिन है जो जहर पैदा करता है। तो अभी तक हम लोग इनको क्या करते थे, या तो एंटीजन निकाल लेते थे इनका, या फिर इनको गला दबा लेते थे, मार देते थे, और या मार मार के हमारा कर देते थे। तो अब हम लोगों ने सोचा क्या ये एंटीजन है, तो इसका मतलब भाई के पास कोई जो है जीन होगा जिससे ये बनाते होंगे। इनके शरीर के अंदर कोई जीन तो होगा ना जिससे ये एंटीजन बनाते होंगे, कोई जीन होगा जिससे टॉक्सिन बनाते होंगे। क्लियर? तो हमने कहा भैया का जीन निकाल दो जिससे एंटीजन बनता है। तो हमने ये जीन यहाँ से निकाल दिया इस जगह से जिससे ये एंटीजन बनाते थे, ये जीन निकाल लिया। और निकाल के हमने सोचा ऐसी जगह घुसेड़ दें जिसका कल्चर आसानी से हो सकता हो। यस, दैट इज ईदर बैक्टीरिया और ईस्ट। इनका कल्चर खूब आसानी से हो सकता है, संध्या तक कटोरा भर जाए, ड्रम भर जाए। तो ये जीन निकाल करके इन्हीं में जोड़ दिया। यही तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हो, पूरे चैप्टर में यही किया हुआ, एक जगह से जीन निकाल के जोड़ दिया। पढ़ने में लगता है कितना सही टेक्नोलॉजी है, इट इज क्वाइट टफ। इतना आसान थोड़ी ना कि यहाँ से निकाल के थूक लगा के जोड़ देंगे, उसमें दो चार आपको खाली एंजाइम पढ़ा दिए जाते हैं और आप फील गुड करते हो, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है।
तो ये वही तरीका है, उस जीन को ऑब्टेन करिए और ऑब्टेन करके इसमें जोड़ दीजिए। तो जब इसमें जोड़ देंगे, इसका कल्चर कर दीजिएगा। जब कल्चर कर देंगे तो ये एंटीजन ढेर सारा प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा? भाई एक सेल में आपने घुसेड़ा, उससे लाखों सेल बना डाली, हर सेल में एंटीजन बनेगा। बस यही वैक्सीन की तरह इस्तेमाल करना। अब इसमें पैथोजेनेसिटी तो हो ही नहीं सकती ना, क्लियर हुआ? इतना लिखा नहीं, पर लिखा है द वैक्सीन प्रिपेयर्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्योंकि समझा जा रहा है कि ये चैप्टर को आप पढ़ोगे। तो उस चैप्टर में हमने वो जीन पता किया जिसकी वजह से एंटीजेनेसिटी थी, वो जीन निकाल करके घुसेड़ दिया उसमें और उनसे कहा तुम लोग मल्टीप्लाई करो। तो हर सेल के पास वो जीन चला जाएगा, तो हर सेल एंटीजन प्रोड्यूस करेगी, तो कम लागत में अब हम बनाने लगे। सर इंसुलिन ऐसे ही तो बना रहे हैं। पहले इंसुलिन कैसे बनाते थे? काफ पे जो बछड़ा है ना, बछड़ा गाय का बच्चा, उसको मारते थे, उसका पैंक्रियाज निकाल लेते थे। तो जितना बना हुआ पैंक्रियाज के अंदर इंसुलिन होता था वही शीशी भर लेते थे और सुई लगाया करते थे। यानी एक इंजेक्शन इंसुलिन का बनाने के लिए 4-6 बछड़े मारने पड़ते थे, इसलिए कीमत बढ़ जाती थी। बहुत मुश्किल था भाई, उसकी लागत बढ़ी, इतने लोगों की जान जा रही है और डायबिटीज के पेशेंट बहुत थे। इसलिए उस जमाने में डायबिटीज को हम लोग राजाओं की बीमारी मानते थे कि किसी को डायबिटीज हो गई तो सर 50,000 1 लाख रुपया मासिक खर्च करना पड़ेगा, तब वो बचेगा, क्योंकि सुई रोज लगानी है, दिन में 2 बार। तब लोगों ने कहा कि यार वो इंसुलिन का केमिकल फॉर्मूला पता कर लो, लैब में बना लो। पता नहीं क्या क्या बनाते हो, फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड, तो इंसुलिन ना बना पाओगे। तो इंसुलिन आपने बना दी। अब जो बाजार में बिक रही है वो लैब में सिंथेसाइज्ड है, आपको पढ़ाया गया होगा थोड़ा सा। चेन पता कर ली कैसे जुड़ा है, फिर एक सी चेन है उसको हटा दिया, कुछ ऐसे जोड़ा उड़ा होगा, तो लैब में बना रहे हो। इसलिए अब उसकी लागत जिसको इंसुलिन लगती है, महीने भर की लागत 1000 से 1500। तो अब लगभग आम आदमी के रीच में आ गया है। अब सब डायबिटिक के लोग बचे हैं। पहले लोग डायबिटिक वाले सब मर जाते थे, क्योंकि 1 लाख रुपए महीना खर्च करने से अच्छा है निकल ही लो, इतना पैसा कहाँ होगा। तो इसलिए आज की डेट में डायबिटीज को हम लोग एक बिल्कुल नॉर्मल बीमारी मानते हैं। पहले ये बड़ी भयावह थी, ट्रीटमेंट था लेकिन हमारी रीच में नहीं था। सिंपल ये जो वैक्सीन हमने इसमें बनाई है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, वो इसी तरीके से बनाई है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है, आप में से कुछ लोगों ने लगवाई, तो ये वैक्सीन 2nd जनरेशन वैक्सीन है, दैट इज दिस सेफर वैक्सीन। लेकिन इसकी लागत अच्छी आती है। अब जैसे आप वैक्सीन ये वाली खरीदने जाओ, एक वैक्सीन लगती है, तो एक वैक्सीन की कीमत आपको लगभग 180 से 200 रुपए के बीच में आएगी। लेकिन इतनी कीमत होती नहीं, इसकी कीमत कहीं ज्यादा होती है। तो इसमें सरकार से टाई अप है। 180 रुपए आप देते हो, 180 रुपए सरकार मिलाती है और 180 रुपए कंपनी मिलाती है, तब आपके पास हाथ में आती है। नहीं तो इसकी लागत लगभग 550 रुपए, जो आपको 180 मिल रही है, क्योंकि 550 मिलेगी तो आप लगवाओगे, क्योंकि वैक्सीन की कीमत नहीं समझते। कोरोना में थोड़ी समझ में आई थी, जब फोकट में लग रहा था तो लोग समझते कोई वैल्यू नहीं। जब सरकार ने उसका मूल्य बताया इतना लगेगा, कहीं जल्दी जल्दी लगवा लो, ये ऐसी ही वैक्सीन। क्लियर हुआ? तो आपको सिर्फ यही है। इसमें एक सवाल और फंसता है कि हेपेटाइटिस वैक्सीन किसमें बनाई गई, बैक्टीरिया में या ईस्ट में? तो आप देखेंगे तो आपको मिलेगा ईस्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पता नहीं क्यों बच्चा सब पढ़ते पढ़ते इसी को मिस कर देता है। ये याद रखता है कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन 2nd जनरेशन वैक्सीन है और हम बैक्टीरिया या ईस्ट में ही से बनाते हैं, लेकिन ये भूल जाता है हेपेटाइटिस बी किसमें बनाई गई है। ध्यान से देखिए, तो कहीं लिखा होगा ईस्ट, बट वो ध्यान नहीं जाता। तो ये 2nd जनरेशन वैक्सीन, हालांकि इससे भी एडवांस एक वैक्सीन आ गई है 3rd जनरेशन वैक्सीन, जिसका जिक्र आपकी किताब में। 3rd जनरेशन वैक्सीन में हमने एंटीजन का केमिकल नेचर पता कर लिया है और उसको लैब में सिंथेसाइज कर लिया।
किसी जर्म की जरूरत ही नहीं, बैक्टीरिया वायरस कुछ नहीं चाहिए। जब इंसुलिन आप बना सकते हो तो व्हाई नॉट द एंटीजन। तो वो एंटीजन, लेकिन वो बहुत कॉस्टली हो रहा है। तो कुछ बीमारियों के खिलाफ वो वैक्सीन बनाई गई है, बट इन जनरल पब्लिक में रिलीज नहीं हो पाती है क्योंकि उसकी कीमत कई हजार रुपए है। तो वैक्सीन जब तक सस्ती दर पे नहीं आएगा तब तक इम्यूनाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट हमारे समाज में एक्सेप्ट नहीं। क्लियर?